हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी की। पूर्व की कक्षाओं में जैसे आपको पता है हमने पढ़ा था कि माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी को पढ़ने से पहले हमने चर्चा की थी कि जियोसिंक्लाइन क्या होती है, जिसको हमने नाम दिया था भूसन्नति या भू अभिनति हम उसको कहते हैं। और उसके विषय में हमने अलग अलग मतों के बारे में पढ़ा। डाना का मत पढ़ा, हॉक का मत पढ़ा, हॉल का मत पढ़ा, इवांस का मत पढ़ा। ऐसे हमने अलग अलग विभिन्न जो ज्योग्राफर्स हैं उनके एविडेंस को हमने पढ़ा, किसने क्या बात कही। कुछ भूसन्नतियों के बारे में बताते हैं कि भूसन्नतियाँ लंबी, गहरी, सकरी और अधिक विस्तृत प्रकार की हुआ करती थी। वहीं दूसरी ओर जब हम हॉल की बात करते हैं, हॉक, विशेषकर हॉक की बात करते हैं, तो हॉक कहते हैं कि ये बहुत कम चौड़ी पाई जाती हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे, समय के साथ अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए। तो वहाँ हमने जाना कि भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति किस प्रकार से बनती है, भूसन्नति का अर्थ क्या होता है, इसको हमने वहाँ जाना। इसके बाद हमने पढ़ा था शूशट का मत, और शूशट के मत में हमने पढ़ा था कि शूशट ने ये बताया था कि विशेषकर 3 प्रकार की भूसन्नतियाँ होती है। जहाँ हमने पढ़ा था मोनोसिंक्लाइन यानी एकल भूसन्नति होती है। फिर पढ़ा था हमने मोनो के बाद पॉलीजियोसिंक्लाइन, बहुल एक से अनेक प्रकार की भूसन्नतियाँ होती है, 1, 2, 3 कंटिन्यूसली फॉर्म में होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार से मोनो जियोसिंक्लाइन होती है, पॉली सिंक्लाइन होती है, ठीक उसी प्रकार से हमने एक पढ़ा था कि ऐसी भूसन्नति जो कि मीसो सिंक्लाइन कहलाती है, मीसो जियोसिंक्लाइन कहलाती है, जो मध्य भूसन्नति के नाम से जानी जाती है। तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो 3 प्रकार की भूसन्नतियों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 एकल भूसन्नति, बहुल भूसन्नति, और तीसरा पढ़ा था हमने मध्य भूसन्नति। तो अलग अलग हमने उसको समझा था। उसको पढ़ने के बाद फिर हमने चर्चा की थी कि पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों में क्या अंतर है, पर्वतों की हाइट कितनी होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा पठारों के बारे में देखा कि पठार की हाइट कितनी होती है, और पठार हम पठार ही क्यों कहते हैं, पठार कहने का कारण क्या है, या मैदानी भाग जो होते हैं, मैदानी भाग और पठारी भाग और पर्वतीय भाग में क्या अंतर है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो पर्वत निर्माण काल के विभिन्न कालखंड आए, जहां आपने उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में भी आपने पढ़ा था कि चर्नियन प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ, कैलिडोनियन प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ, हर्सिनियन प्रकार के अल्पाइन पर्वत के निर्माण हुआ। तो ये 4 विशेषकर कालखंड देखने को मिले जब पर्वतों का निर्माण जारी रहा। तो हम उसका एक छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देते हैं। 4 कालखंड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उत्पत्ति का आधार पर 4 कालखंड रहे। नंबर 1 चर्नियन, नंबर 2 कैलेडोनियन, नंबर 3 हर्सिनियन, और नंबर 4 जो था वो अल्पाइन पर्वत क्रम था। ये चारों क्रम जो है वो अलग अलग माने जाते हैं। लगभग माना जाता है कि ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ के आसपास का जो समय रहा, उस समय सबसे पहले सबसे पहले जो था वो सबसे पहले अब के चर्नियन प्रकार के जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं वो होना प्रारंभ हो गई थी, और धीरे धीरे फिर इनका क्रम चलता रहा, और समय के साथ साथ ये पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। तो हम एक छोटा सा ये टॉपिक कवर कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एज के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एज यानी कि आयु के अनुसार पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से रहा, आयु के हिसाब से कौन कौन से पर्वत बनना शुरू हुए, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ एज यानी कि पर्वतों का जो उद्गम हुआ है या पर्वतों का जो निर्माण हुआ है उनकी आयु के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि इनकी आयु के आधार पर कौन कौन से पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई हैं। देखिए
सबसे पहले हम बात करें तो ए पॉइंट में सबसे पहला जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो था चर्नियन प्रकार के पर्वत। कौन से प्रकार के थे? चर्नियन। इसको कहीं अन्य बुक में अन्य नाम से भी दिया हुआ होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक नाम तो मिलेगा आपको चर्नियन, दूसरा नाम आपको मिल सकता है कैम्ब्रियन, दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है? कैम्ब्रियन। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो नाम आपको मिल सकते हैं, चर्नियन या कैम्ब्रियन प्रकार के जो पर्वतों का निर्माण हुआ उसको हम इस नाम से जानते हैं। अब देखें दोस्तों, इसमें जो समय था वो लगभग 50 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व था। 50 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण माना जाता है कि उस समय इनका निर्माण हुआ होगा 50 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसमें विशेषकर कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हम देखें तो इसमें एक तो आपके अरावली पर्वत, ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण इसमें माना जाता है कि अरावली पर्वत का निर्माण इसमें हुआ होगा। इसके अलावा फेनो स्कैंडिनेवियन, इसके अलावा फेनो स्कैंडिनेवियन, जो आपका स्कैंडिनेविया वाला पार्ट है वहाँ जो रीजन आता है, वहाँ जो पर्वतों का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। और विशेषकर ये कहाँ स्थित था? विशेषकर ये यूरोप महाद्वीप के आसपास वाला रीजन है। यूरोप महाद्वीप का जो आसपास का रीजन है वहाँ पर इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। अरावली, फेनो स्कैंडिनेवियन, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। और आपको ध्यान होगा जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़कर आए थे तो वहाँ आपने कैनेडियन शील्ड की बात की थी, साइबेरियन शील्ड की बात की थी, है ना। वो पठारी भाग है, वो कैसा भाग है? वो पठारी भाग है। और ये जो भाग है अरावली है, फेनो स्कैंडिनेवियन है, ये क्या है? पर्वतीय भाग है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया चर्नियन या कैम्ब्रियन प्रकार के पर्वत। समय जरूर ध्यान रखें कि समय इनका लगभग आपके 50 से 40 करोड़ वर्ष के आसपास का इनका समय रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो बी जो आता है वो बी आता है कैलिडोनियन। कैलिडोनियन पर्वत समूह, ठीक है, कैलिडोनियन पर्वत समूह। और इसका जो समय रहा वो लगभग 40 से 30 करोड़ के आसपास रहा। 40 से 30 करोड़ वर्ष के आसपास इनका समय रहा। ठीक है, 40 से 30 करोड़ वर्ष के आसपास का इनका ये समय रहा। और इसमें कैलिडोनियन हलचलों के कारण ये पर्वतों का निर्माण हुआ। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पर्वत बने? तो मुख्य रूप से पूर्वी भाग यानी पूर्वी अपलेशन का निर्माण हो गया। ठीक है, इसके अलावा यूरोप के कुछ पर्वत थे, उन यूरोप के कुछ पर्वतों का, तो देखिए पूर्व अपलेशन वाला भाग जो है ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्व अपलेशन का भाग का है, ये कौन से रीजन में है। तो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका जो रीजन है वहाँ पर ये पाया जाता है। यूरोप में मुख्य रूप से स्कॉटिश पर्वत, यूरोप में मुख्य रूप से स्कॉटिश पर्वत या स्कॉटिश रीजन, ठीक है, स्कॉटिश रीजन या इसको आप कह सकते हो उच्च भूमि, हाईलैंड एरिया जो होता है, हाईलैंड एरिया, तो इसका भी निर्माण हुआ। ठीक है, नंबर 1 पूर्व अपलेशन रीजन है, यूरोप का स्कॉटिश रीजन है और जो हाईलैंड एरिया है उसका निर्माण हुआ। ये देखिए स्कॉटिश रीजन जो है ना, स्कॉटिश, ये इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है। आप इंग्लैंड वाला देखेंगे रीजन, इंग्लैंड का रीजन कुछ इस तरह से बना हुआ है। आप इंग्लैंड की टोपोग्राफी देखते हैं तो इंग्लैंड की टोपोग्राफी कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलती है। और इसका जो ऊपरी भाग है ये स्कॉटिश पर्वत कहलाते हैं। कैसे पर्वत कहलाते हैं? स्कॉटिश, यानी स्कॉटलैंड का जो रीजन है वहाँ स्कॉटिश पर्वत पाए जाते हैं। तो ये यूरोप रीजन में शामिल किया जाता है और ये कैलिडोनियन जो हलचल थी पर्वतों की उससे संबंधित है।
क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो था हर्सिनियन। कौन से थे? हर्सिनियन पर्वत। हर्सिनियन पर्वतों का क्रम रहा, और हर्सिनियन पर्वतों का जो क्रम था वो लगभग माना जाता है 20 से या 22 से 20 करोड़ वर्ष का, 22 से 20 करोड़ वर्ष का ये हर्सिनियन पर्वत का क्रम माना जाता है कि हर्सिनियन पर्वतों का क्रम लगभग 20 से 22 करोड़ वर्ष का रहा होगा। और इसमें मोस्ट ऑफ द जो पर्वत थे वो थे थ्यानशान, ठीक है, नानशान, अल्टाई, ठीक है, ये इस प्रकार के यहाँ प्रमुख पर्वत रहे। थ्यानशान, नानशान, अल्टाई पर्वत, ठीक है, इस प्रकार के, या आपका ईस्ट इसको कह सकते हैं हम अमेरिका का जो कॉर्डिलेरा वाला रीजन है, अमेरिका का जो कॉर्डिलेरा वाला रीजन है, कॉर्डिलेरा वाला जो प्रदेश है उसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका का जो कॉर्डिलेरा रीजन है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है, किसमें? हर्सिनियन पर्वत क्रम में। तो हर्सिनियन पर्वत क्रम का जो विशेष योगदान रहा वो थ्यानशान, न्यानशान, अल्टाई, अमेरिकन कॉर्डिलेरा वाला जो प्रदेश है उसमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर का जो हम बात कर रहे हैं, फोर्थ नंबर का है अल्पाइन पर्वत। फोर्थ नंबर का हो जाएगा अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन रीजन। और ये अल्पाइन रीजन रहता है लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष पूर्व अल्पाइन पर्वत क्रम का रहता है। और इसमें जो भी पर्वतों का निर्माण हुआ वो आपको ध्यान रखना है कि एक तो पर्वत जो थे वो नवीन मोड़दार पर्वत थे, नवीन मोड़दार पर्वत या नवीन वलित भी कहते हैं, ये नाम भी नवीन वलित पर्वत, इंग्लिश में बोलेंगे न्यू फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ, ठीक है। नवीन मोड़दार पर्वत, नवीन वलित पर्वत, इसमें जो पर्वतों का निर्माण हुआ वो कौन कौन से थे? तो यहाँ एंडीज का निर्माण हुआ, रॉकीज का निर्माण हुआ, ठीक है, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, आल्प्स हो गया, ये यूरोप का रीजन है आल्प्स। इसके अलावा आपके हिमालय हो गया, आप सभी से परिचित हैं। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। तो इस प्रकार के पर्वतों का यहाँ पे निर्माण देखने को मिला, किसमें? अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी जो हलचलें हुई वो 3 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, और उसमें मोस्ट ऑफ दी नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जिनको हम नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। क्लियर। तो 4 प्रकार के पर्वत क्रम आया, आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार के पर्वतों का क्रम आया। सबसे पहला था चर्नियन या कैम्ब्रियन प्रकार के पर्वत क्रम। ये लगभग 50 से 40 करोड़ वर्ष पूर्व का समय था। इसमें मोस्ट ऑफ द अरावलीज रीजन, जो हमारा राजस्थान वाला जो पार्ट है, या फिर इंडिया लेवल पर बात करें हम तो गुजरात, राजस्थान और ये दिल्ली तक इसके समूह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो समूह पाए जाते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 60% भाग जो है वो उसका राजस्थान में पाया जाता है। अरावली को अच्छे से हम जब पढ़ेंगे, जब हम राजस्थान का पोर्शन कंप्लीट करते हैं, वहाँ जब उसको देखेंगे तो वहाँ अरावली को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा फेनो स्कैंडिनेवियन वाला रीजन है, ये यूरोप का रीजन है, यूरोप में पाया जाता है। इसके बाद है कैलिडोनियन हलचल, और कैलिडोनियन हलचल लगभग 40 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, ये समय रहा। और यहाँ पर विशेषकर पूर्व ऑस्ट्रेलियन वाला जो रीजन है, यानी अपलेशियन जो पर्वत समूह है आपका अमेरिका का पूर्वी भाग, वहाँ पर इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। यूरोप की बात करें तो यूरोप में स्कॉटिश या हाईलैंड एरिया जो था, उच्च प्रदेश था, उसका यहाँ निर्माण हुआ। देन हर्सिनियन पर्वत। हर्सिनियन पर्वत में क्या मिला? हर्सिनियन पर्वत लगभग 22 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व का समय था। लगभग 22 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व
ये इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ। अब इसमें मोस्ट ऑफ द पर्वत जो थे थ्यानशान, नानशान, अल्टाई और अमेरिका के जो कॉर्डिलेरा प्रदेश है, यानी कि अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ कॉर्डिलेरा रीजन है, वहाँ इसका निर्माण हुआ। फिर हम पढ़ते हैं अल्पाइन पर्वत समूह, और अल्पाइन पर्वत समूह में क्या पढ़ते हैं कि अल्पाइन पर्वत समूह जो है ये ऑलमोस्ट 3 करोड़ वर्ष पूर्व इनका समय रहा होगा। ये किस प्रकार के पर्वत रहे? ये नवीन मोड़दार पर्वत रहे, और नवीन मोड़दार पर्वतों के माना जाता है कि नवीन मोड़दार पर्वत का जो जन्म हुआ है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, उनका जन्म भूसन्नति या भू अभिनति, जिसको हमने कल एक नाम दिया था जियोसिंक्लाइन, इससे होना बताया। क्लियर? और इसमें क्या था? एंडीज थे, रॉकीज थे, आल्प्स थे और हिमालय थे। इस प्रकार के पर्वतों का यहाँ निर्माण हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा, सारी बात क्लियर हो गई है कि कौन से पर्वतों का निर्माण किस किस अवधि में माना जाता है, किस किस अवधि में इन पर्वतों का निर्माण हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया है। या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कॉर्डिलेरा जो पर्वत क्रम था वो किस समय हुआ, ठीक है, वहाँ की क्या कंडीशंस थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस समय रहा, और या प्री कैम्ब्रियन का जो समय रहा या कैलेडोनियन का जो समय रहा वो किस युग में माना जाता है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे, आपको एनी टाइम उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, और बिल्कुल विस्तृत, जैसे हम पैटर्न जो हमारा होता है लिखने का, उस पैटर्न पर आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपके मार्क्स जितने आप सोचते हैं या जिस प्रकार का वो क्वेश्चन बना है और उसमें 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो फिर यदि आप सही नहीं लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे मैटर, तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो हमें यही ध्यान रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पर चर्नियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन समूह के, अल्पाइन एज के, आयु के हमें पर्वत देखने को मिलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, यानी कि पर्वत निर्माणकारी जो सिद्धांत है उसकी हम चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी आती है वो आती है नंबर 1 कोबर की। कोबर की थ्योरी क्या है उसको हम समझाएंगे आपको, कोबर की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे पूरा। सेकंड जो थ्योरी लगती है वो लगती है होम्स की, होम्स का सिद्धांत आपको बताएंगे। और होम्स का आपको ध्यान होगा, होम्स को हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं, जब हम भूसन्नति की बात इसकी आपके आइसोस्टेसी की हमने बात की थी, जब भी हमने होम्स को पढ़ा था। और आपको याद होगा जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ा था, जब भी हमने होम्स को पढ़ा। और जब हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ द अर्थ या आपके सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ, वहाँ पे भी हमने होम्स को पढ़ा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं होम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में, हर थ्योरी में, हर टॉपिक में होम्स को रखा जाता है। और होम्स का जो थ्योरी है, यदि आप उसको समझेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में होम्स को हर जगह क्यों पढ़ा जाता है, या होम्स का वास्तविकता में जो थ्योरी है वो क्यों इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, सबसे ऊपर आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो टॉपिक आप लिख लेंगे, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी या पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। ये आपके ऊपर हेडिंग आप डाल लें, और 1 बाय 1 हम एक एक थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। अब आप भी सोच रहे हैं कि इतने ऊंचे पर्वत है, ठीक है, ये अपना संतुलन कैसे स्थापित करते होंगे, तो ये इसको हमने पहले ही पढ़ लिया, दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो इससे पहले आप आइसोस्टेसी वाला जो टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करके आएँ, उसको अच्छे से देखें कि मैंने उसमें क्या समझाया है, किस प्रकार से वहाँ पर भू संतुलन स्थापित हुआ है पर्वतों का। जो भी ऊंची उठी हुई आकृतियाँ हैं महाद्वीप पर या महासागरीय क्षेत्र में, जो भी ऊंची उठी हुई आकृतियाँ हैं, वो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर एक संबंध स्थापित करती है, जबकि हमारी पृथ्वी मूवेबल है, जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी वो घूर्णन करती है। फिर भी
फिर भी ये कैसे स्टेबल है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसको हमने आइसोस्टेसी में हमने इसको कवर किया था। और अब हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो आपका टॉपिक है माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी। और माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी में हम सबसे पहला जो मत पढ़ने वाले हैं वो पहला मत पढ़ने वाले कॉबर का। कॉबर का सबसे पहला मत हम पढ़ेंगे कि कॉबर ने क्या कहा। ठीक है, तो कॉबर के मत को पढ़ने से पहले हम हेडिंग तो डाल लेते हैं ऊपर कॉबर की, है ना। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी जो है वो आपने डाल लिया ऊपर पॉइंट। और देखिए हिंदी में बोलेंगे कॉबर का पर्वत, यहाँ डाल लेते हैं कॉबर का पर्वत, कॉबर का पर्वत निर्माणकारी कॉबर का पर्वत निर्माणकारी भूसन्नति सिद्धांत, निर्माणकारी भूसन्नति कह दीजिए या भू अभिनति कह दीजिए। सिद्धांत ध्यान रखिए 1925 में इनका सिद्धांत आया था। इन्होंने अपना सिद्धांत 1925 में दिया है। इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में जगह नहीं है। इंग्लिश में लिख लीजिए जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी ऑफ कॉपर। ठीक है, 1925 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक तो ये जर्मनी के हैं, ये ध्यान रखना है, जर्मनी के हैं। दूसरा ये ओरोजन पे बात करते हैं। जो मैंने इंग्लिश में एक वर्ड लिखा था ओरोजन, यानी कि उत्पत्ति से। ओरोजन मतलब क्या है कि उत्पत्ति से ये संबंध मानते हैं कि वास्तविकता में हमारे जो पर्वत है उनका निर्माण जो हुआ है वो ओरोजन से हुआ है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ओरोजन की भी। अभी हम बात करने वाले हैं, सिद्धांत से पहले हम उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, जर्मनी हो गया। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कॉपर है ये संकुचन के मत को मानता है, ये संकुचन को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। संकुचन को क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण मानते हैं कि संकुचन के कारण ही एक्टिविटी होती होगी, बिना संकुचन के एक्टिविटी नहीं होती, ऐसा कॉपर का मानना है। ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए भूसन्नति की हम बात करें तो भूसन्नति की बेसिकली, पहले हम भूसन्नति की बात कर लेते हैं ना, कि भूसन्नति के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। हमारी भूसन्नति जो होती है, जो पर्वतों के निर्माण के लिए जानी जाती है, वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। यानी हम जो ओरोजन की बात कर रहे हैं वो 3 स्टेजेस से उसका निर्माण होता है। ठीक है, पर्वत निर्माणकारी जो एक्टिविटी है वो 3 स्टेजेस से गुजरती है। नंबर 1 जो है वो है लिथोजेनेसिस। नंबर 1 है लिथोजेनेसिस। पहली एक्टिविटी क्या है, लिथोजेनेसिस। और लिथोजेनेसिस को हिंदी में हम कहते हैं भूसन्नति की अवस्था।
भूसन्नति की अवस्था। पहली अवस्था में देखिए दोस्तों होता क्या है, पहली अवस्था में जो भूसन्नति का निर्माण हुआ है, क्योंकि हम तो भूसन्नति ऑलरेडी पहले पढ़ कर आ चुके हैं कि भूसन्नति क्या है। तो होता क्या है, भूसन्नति का अवसादन होता रहता है। जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था कि ये मान लीजिए कोई भाग है, ये है आपका स्थलीय भाग, ये आपका स्थलीय भाग लैंड एरिया है आपका, ठीक है। और ये आपका ओशन का रीजन है, यानी कि सागरीय भाग हो सकता है, ओशन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लैंड एरिया पे रिवर्स होती है, आपको पता है लैंड एरिया पे क्या होती है, रिवर्स, या फिर रेनफॉल भी होती है, वर्षा भी होती है, विभिन्न प्रकार के आयाम यहाँ काम करते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि नदियाँ जो होती हैं या बहता हुआ जल होता है या फिर अन्य कोई कारक जो होते हैं वो अवसाद को, यानी जो भी डेब्रिस होता है, मलबा वगैरह होता है, जो अवसाद होता है उसको कहाँ डिपॉजिट करते रहते हैं, ये उसको ये आपके सागरीय भाग में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। नदियों के माध्यम से हो सकता है, किसी अन्य वर्षा के जल के माध्यम से हो सकता है। जो पूरा कचरा होता है, अवसाद जो होता है, सेडिमेंट जो होता है, वो निरंतर रूप से कहाँ पर, निरंतर रूप से यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अवसाद। ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट, अवसाद यानी कि सेडिमेंट। सेडिमेंट यहाँ पे जमा होता रहता है, क्योंकि स्थलीय भाग है तो स्थलीय भाग पे सभी तरह के जो प्रोसीजर हैं वो सब चलते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अपरदन के कारण यहाँ पर निरंतर रूप से इस भूसन्निधि में अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। यहाँ पर अवसाद बढ़ता जाता है और अवसाद बढ़ने से क्या होता है, ये एक्टिविटी नीचे की ओर, यानी कि ये जो अवसाद है, सेडिमेंट है, ये नीचे इसको क्या करता है, प्रेशराइज करता है। क्या करता है, इसको प्रेशराइज यानी दबाव डालता है। क्लियर। तो ये तो हो गया लिथोजेनेसिस का पार्ट। लिथोजेनेसिस की एक्टिविटी ऐसे होती है। क्लियर। अब देखिए बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट में क्या होता है। बी पार्ट जो होता है, बी पार्ट को बोलते हैं हम ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस, और हिंदी में बोलते हैं पर्वत निर्माण की अवस्था। ओरोजेनेसिस को क्या बोलेंगे, पर्वत निर्माण की अवस्था। पर्वत निर्माण की अवस्था, इसको हम बोलेंगे ओरोजेनेसिस। अब देखिए ओरोजेनेसिस में क्या एक्टिविटी होती है, ओरोजेनेसिस में होता है क्या है, तो ओरोजेनेसिस में हम ये देखते हैं कि ओरोजेनेसिस में दोनों भाग जो है, देखिए इस वाले भाग को समझिए, यहाँ जो समुद्री या सागरी भाग जो है, यहाँ पर अवसाद इकट्ठा होता है, यानी यहाँ सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, और सेडिमेंट इकट्ठा होने से दबाव डाला जा रहा है, यानी नीचे की ओर का प्रेशराइज हो रही है ना, नीचे दबाव डल रहा है। अब दबाव डलने से क्या होता है, दबाव डलने से एक्टिविटी क्या हो रही है, तो दबाव डलने से देखिए एक्टिविटी ये होती है, यहाँ समझिएगा आप, यहाँ समझाता हूँ इसको, यहाँ डायग्राम बना देते हैं। देखिए अब मैं सिंपल आपको सब ऐसे समझा रहा हूँ कि ये दबाव डाल रही है, ठीक है, ये प्रेशराइज हो रही है, यहाँ दबाव डाला जा रहा है। तो जब एक भाग दबाव डालता है या एक भाग की तरफ से दबाव डाला जा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये भी स्थलीय भाग है, ये भी स्थलीय भाग है। यहाँ लिख देता हूँ मैं लैंड एरिया। ये कौन सा एरिया है, ये दोनों कैसे एरिया है, लैंड एरिया है, ठीक है। ये दोनों कैसे एरिया है, लैंड एरिया, स्थलीय भाग है। तो ऐसी दशा में ये भाग इधर की ओर मूव करता है या फिर ये भाग इधर की ओर मूव करता है, यानी ये दोनों क्या एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो आप ध्यान रखें, आपने पढ़ा था जब हम प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे थे, तो आपने एक वर्ड पढ़ा था अपसारी, याद होगा, और एक वर्ड पढ़ा था आपने अभिसारी। ध्यान है, अपसारी मूवमेंट और अभिसारी मूवमेंट, ये दो पढ़े थे आपने। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, ये दो मूवमेंट पढ़े थे। देखिए अपसारी में तो क्या होता है कि दो प्लेटें जो होती हैं या दो भाग जो होते हैं वो ऐसे मूवमेंट कर जाए, विपरीत अवस्था में ही मूवमेंट कर जाए, उसको बोले कि आप
उसको क्या बोला होगा, अपसारी। और अभिसारी में क्या होता है कि दो प्लेटें या दो भूभाग क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं या एक दूसरे की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उस मूवमेंट को आप क्या बोलते हो, अभिसारी मूवमेंट। कैसा, कन्वर्जन मूवमेंट या कन्वर्जन प्लेट मार्जिन हम उसको कहते हैं, याद है आपको। तो यहाँ पर दो भाग जो है, ये भाग नीचे की ओर जा रहा है, ये भाग नीचे की ओर जा रहा है, यानी इस भाग में मैं पूछूं कि इस भाग में कौन सी गति हो रही है, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर इस भाग में कौन सी गति हो रही है, तो इस भाग में ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भाग का या तो ऊपर की ओर उठना या नीचे की ओर जाना, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो तरह के मूवमेंट हो रहे हैं, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर या डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो ऊपर या नीचे की ओर जाना, ये मूवमेंट क्या कहला रहा है, ऊर्ध्वाधर गति या वर्टिकल मूवमेंट। क्लियर। लेकिन ये जो दो भाग हैं, जो मैंने दो लैंड एरिया लिखे हैं, ये लैंड एरिया ए है, ये लैंड एरिया बी है, ये दोनों लैंड एरिया एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कौन सा मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ मूवमेंट कौन सा हो रहा है, क्षैतिज मूवमेंट। यहाँ कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्षैतिज गति हो रही है। कौन सी हो रही है, क्षैतिज। और इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने से क्या होगा, इनमें दबाव पड़ेगा, यानी कि दोनों जब एक दूसरे के निकट आएंगे, तो एक दूसरे के निकट आने से क्या होगा, जो तलछट होगा यानी जो सेडिमेंट होगा, ये सेडिमेंट है, ठीक है, ये अवसाद है, इस अवसाद पे क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, इस अवसाद पे क्या पड़ेगा, दबाव। और दबाव पड़ने से भाग जो नीचे जा रहा है, तो नीचे से जो चट्टान होगी वो उसको ऊपर की ओर प्रेशराइज करेगी, वो उसको ऊपर की ओर भेजेगी। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो मध्य वाला भाग है वहाँ पे इस तरह से ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा, यानी इस तरह से उठना लग जाएगा, ये वाला भाग ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और जब ये यहाँ पर मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, इसके कॉर्नर वाले पार्ट पे पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, और ये इस वाले भाग में इस तरह का मूवमेंट एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो तीसरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई, दूसरी एक्टिविटी समझ में आ गई। दूसरी एक्टिविटी क्या है, ओरोजेनेसिस की। कौन सी है, ओरोजेनेसिस की। और इसके बाद तीसरी एक्टिविटी जो होगी, तीसरी एक्टिविटी होगी ग्लिप्टोजेनेसिस। दो एक्टिविटी होने के बाद जो तीसरी एक्टिविटी होगी वो होगी ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस, ठीक है। ग्लिप्टोजेनेसिस का मतलब होता है विकास की अवस्था, हिंदी में बोलते हैं इसको विकास की अवस्था। देखिए ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होगा, विकास की अवस्था में क्या होगा, हमारी जो भूसन्नति है जो इस आपको यहाँ दर्शाई गई है ओरोजेनेसिस पर्वत निर्माणकारी अवस्था में, तो यहाँ अब क्या एक्टिविटी हो रही है कि दबाव डाल रही है, और दबाव डालने के परिणाम स्वरूप ये ऊपर की ओर यानी वापस वर्टिकल मूवमेंट कर रही है। वापस कैसी मूवमेंट कर रही है, ये अब मूवमेंट कर रही है ऊपर की ओर उठ रही है, उत्थान की एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होगा, यहाँ डायग्राम बनाते हैं वापस, यहाँ डायग्राम बनता है वापस, और यहाँ डायग्राम में क्या होगा, जो मूवमेंट पहले नीचे की ओर हुआ था, नीचे की ओर जो वर्टिकल मूवमेंट हुआ था, अब वो मूवमेंट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी ये एक्टिविटी हो रही है, और इस तरफ पर्वतों का निर्माण हो रहा है, इस तरफ पर्वतों का निर्माण हो रहा है। तो भूसन्नति के दोनों कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, तो दोनों कॉर्नर पर तो पर्वत बन रहे हैं, यहाँ तो पर्वत का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और जो इसका मध्य भाग है, इसको हमने नाम दिया था एक मध्य पिंड। क्या नाम दिया था, मध्य पिंड। यहाँ पठारी भाग का निर्माण होता है, यहाँ पठारी भाग का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। तो ग्लिप्टोजेनेसिस मतलब विकास की अवस्था में क्या होता है, विकास की अवस्था में यहाँ तक
तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट हो रहा है? वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट है, ध्यान रखना, डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट है। अब जब ये नीचे की ओर जाएगा तो नीचे वाला जो सीमा का भाग है, क्योंकि ऊपर सियाल है नीचे सीमा है, सीमा का भाग क्या करेगा? इसको प्रेशराइज करेगा और इसको ऊपर की ओर अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा। कौन सा मूवमेंट? अपवर्ड मूवमेंट, या यूं कह सकते हैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब ये मूवमेंट ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, और यहाँ पे कौन सा बल लग रहा है? यहाँ क्षैतिज मूवमेंट का बल लग रहा है। तो दोनों बल जब टकरा रहे हैं, दोनों बल जब टकरा रहे हैं, तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर पर्वतों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और बीच वाला भाग भी ऊपर उठ रहा है क्योंकि वो भी फोर्स लगा रहा है। तो ये तो निर्माण कर देगा किसका? मध्य पिंड का, या पठारी भाग का निर्माण कर देगा, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे? यहाँ पर्वत बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो डाउनवर्ड वर्टिकल मोमेंट लग रहा है वो किस अवस्था में लग रहा है? वो लग रहा है ओरोजेनेसिस की स्थिति में। ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है और क्षितिज बल यहाँ लग रहा है। क्लियर? ग्लिप्टोजेनेसिस में या विकास की अवस्था में भी आप देख रहे हैं कि क्षितिज बल तो लग रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हो रहा है। साथ ही साथ जो पहले डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट हुआ था, अब वो अपवर्ड वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, यानी ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति करेगा, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों बल एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। दोनों बल यानी दोनों गतियां मान लो या दोनों बल मान लो, पहले तो एक नीचे की ओर जा रहा था और वो ऐसे अपने एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहा था। अब क्या हुआ? नीचे से अपवर्ड मूवमेंट काम कर रहा है और ऊपर की ओर वर्टिकल मूवमेंट काम कर रहा है, तो उसको ऊपर की ओर उठा रहा है, और यहाँ वर्टिकल की बजाय यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट काम कर रहा है। तो दोनों बल क्या हो गए? विपरीत हो गए। और जब दोनों बल विपरीत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ इन दोनों कॉर्नर पर माउंटेन्स का निर्माण हो जाता है, और बीच वाले भाग में इस प्रकार से मध्य पिंड बन जाता है, जिस पर पठारी भाग का निर्माण हो जाता है। तो ये जो पूरी अवस्था होती है, इस पूरी अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस पूरी अवस्था को कहते हैं कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। और यही बात जो है, यही बात आपके कोबर महोदय ने भी पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में इसी तरह से उन्होंने समझाने का इसको प्रयास किया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पूरा जो मैंने आपको बताया है। और इसी प्रकार से पर्वतों का निर्माण भी कोबर ने अपने इस थ्योरी में कही बात कि इसी प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ होगा। नोट कर लीजिए आप इसे फटाफट। या आप इसको 1923 अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, आप इसको 23 भी कर सकते, 23 और 25 कर ले। ठीक है, कहीं कहीं ये 23 लिखा हुआ है, आप लिख करके 1925 भी कर ले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोबर के मत की हम बात करेंगे कि कोबर क्या बात करते हैं, क्या बात बताना चाह रहे हैं कोबर।
देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना होता है कि सर क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है, आप नोट करते चलें। चलिए एक डायग्राम की बात करते हैं और फिर कॉबर के मत की जो चर्चा है वो इसी डायग्राम में हम करेंगे। कॉबर के मत का, कॉबर क्या बात कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में आपको एक भूसंरचना दिख रही है और यहाँ दो आपको स्थलीय भाग दिख रहे हैं। ये मैं नाम लिख देता हूँ, ए स्थल भाग है और यहाँ बी स्थल भाग है। ये दो स्थल भाग हैं। अब इन दोनों स्थलीय भागों में एक बार मूवमेंट इधर से हो रहा है और एक बार मूवमेंट इधर से हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। लेकिन विपरीत आने का कारण क्या है? पहली बात जो हम अभी तक पढ़कर आ चुके हैं, ये भूसंरचना है, ये जियोसिंक्लाइन है, करेक्ट। इस जियोसिंक्लाइन में दोनों ही भाग से, यहाँ से भी नदियाँ आ रही है और यहाँ अवसाद डाल रही है, यहाँ से नदियाँ आ रही है, यहाँ अवसाद डाल रही है, ऐसे यहाँ से नदियाँ आ रही है और अपना अवसाद डाल रही है, सेडिमेंट डिपॉजिट करती जा रही है। क्लियर? अब डिपॉजिट करते करते क्या होता है कि जो भूसंरचना होती है वो नैरो होती जाती है। भूसंरचना पहले चौड़ी, फिर धीरे 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 नैरो होती है, सकड़ी होती जाती है और इसका दबाव नीचे की ओर पड़ता है, यहाँ नीचे की ओर, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्रेशराइज होती है नीचे की ओर। और ये दोनों भाग जो है वो इधर गति करते हैं, ऐसे ये दोनों भाग एक दूसरे के आमने सामने होकर गति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि जब नीचे भाग जाता है और यहाँ से प्रेशराइज होता है, तो ऐसी स्थिति में ये डिप्रेशन आ जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक भ्रंश स्थिति आ जाती है, भ्रंशनुमा स्थिति आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर जब ये नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट होने के कारण क्या होता है? नीचे की ओर से पुलिंग बल लगता है, ठीक है, जो अपवर्ड होता है। कैसा होता है? अपवर्ड होता है, ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है। और ऊपर की धक्का देने से क्या होता है? यहाँ इस किनारे, यानी इस भूसंरचना के किनारे किनारे इस तरह से पर्वत बन जाते हैं, ठीक है। इस पर्वत के किनारे किनारे यहाँ पर्वत बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ लेयर्स बनाई है, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये लेयर्स बनी हुई है, यहाँ पर ये लेयर्स बनी हुई है। ये लेयर्स ही बताती है, यानी कि ये जो जिग जैग फॉर्म जो बना रखा है ना, यहाँ आप देखेंगे जिग जैग जो फॉर्म बना हुआ है, जिग जैग जो आकृतियाँ बनी है, ये जिग जैग आकृतियाँ यही बताती है कि इस भाग में पर्वतों का निर्माण होता है, इस भाग में पर्वतों का निर्माण होता है। सेम वही प्रोसीजर है जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जो होता है वो सबसे पहले भूसंरचना की एक्टिविटी होती है, यानी कि जियोसिंक्लाइनल एक्टिविटी होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद ओरोजेनेसिस एक्टिविटी होती है और फिर ग्लिप्टोजेनेसिस एक्टिविटी होती है। ये तीनों एक्टिविटियाँ इसमें भी कॉबर ने यही मानी है कि इसी तरह से प्रोसीजर यहाँ पर होता है और इसी प्रोसीजर के साथ में भूसंरचना या भू अभिनतियों का निर्माण होने के पश्चात धीरे धीरे पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि आपने इंग्लिश में इसका एक नाम लिखा था, इंग्लिश में लिखा था आपने जियोसिंक्लाइनल ओरोजन थ्योरी बाय कोबर, है ना, आपने ये लिखा था। तो जहाँ ओरोजन है ना, ओरोजन क्या बताता है, ये पर्वत निर्माण को, ओरोजन किसको शो करता है, पर्वत निर्माण को, कि पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो इस प्रकार से कोबर की थ्योरी में भी ये बताया गया कि दोनों तरह से मूवमेंट होते हैं, दोनों तरह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं, और जो भूसन्नति होती है, जियोसिंक्लाइन होती है, वो पहले डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, पहले डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, और फिर अचानक से सागरीय भाग या जो नितल का भाग है या गहराई का भाग है वो उसको अपवर्ड मूवमेंट प्रदान करता है, और जैसे ही ऊपर की ओर उठती है तो ऊपर उठने के कारण इसमें यहाँ पर जिग जैग फॉर्म में जो मैंने बताया है, इस आकृति में क्या वलन पड़ जाते हैं, इस आकृति में क्या पड़ जाते हैं, वलन, यानी यहाँ फोल्ड आ जाते हैं, यहाँ क्या आ जाते हैं, फोल्ड, और फोल्ड आने से किसका निर्माण होता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान देना आवश्यक है कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि कोबर जो कि एक जर्मन विद्वान है, और जर्मन विद्वान होने के कारण इन्होंने जर्मनी के लैंग्वेज में ही अपनी थ्योरी को प्रदर्शित किया था, और कुछ बात इसने बताई थी, उस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बातें कही। सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड दिया क्रोटोजन, ये नोट कर लेना आप, सबसे पहले जो इन्होंने वर्ड दिया वो था क्रोटोजन, ये ध्यान रखना। जहाँ क्रोटोजन का अर्थ क्या है, जहाँ क्रोटोजन का अर्थ है फोल्डलैंड एरिया, यानी ऐसा भाग जो मूव करता है, मूवेबल पार्ट, है ना, इसको कर देते हैं हम मूवेबल पार्ट, यानी ऐसा भाग जो मूव करता है। तो भाग कौन सा मूव कर रहा है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, क्रोटोजन। क्लियर हो गया, ये क्या कहलाएगा, क्रोटोजन। नेक्स्ट इन्होंने एक नाम दिया स्वासिनबर्ग, स्वासिनबर्ग ये नाम दिया। अब देखिए स्वासिनबर्ग का मतलब क्या होता है, स्वासिनबर्ग तो जर्मन भाषा का नाम है, ऐसे ही क्रोटोजन जर्मन भाषा का शब्द है। यहाँ स्वासिनबर्ग क्या हो गया, मीडियन भाग, जो मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से ये इस तरह से फॉर्मेशन बन गया था, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मीडियन, यानी मध्य पिंड, मध्य पिंड क्या कहलाता है, मध्य पिंड। क्लियर, पहला हो गया मूवेबल पार्ट, फिर हो गया स्वासिनबर्ग यानी मध्य पिंड, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा था ओरोजन, ये जो वर्ड निकल के आया है ओरोजन, ओरोजन का मतलब क्या हो गया, उत्पत्ति, ओरोजन का मतलब क्या हो गया, उत्पत्ति, किसकी, पर्वत की, पर्वत की उत्पत्ति। क्लियर, फिर है रेड कैटन, रेड कैटन, और रेड कैटन का अर्थ क्या हो गया, रेड कैटन का मतलब क्या हो गया कि जो कटक वाला पार्ट है, जो कटक वाला पार्ट है, यानी ये जो भाग बना, देखिए यहाँ फ्रेश बनाते हैं, सॉरी, यहाँ इसको इस तरह से बनाते हैं, तो आपके ये चारों वर्ड में यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, यह आपका ये भूसन्नति का भाग हो गया, समझना। ये भूसन्नति का भाग हो गया। पहला वर्ड दिया क्रेटोजन, यानी कि मूवेबल पार्ट, यानी ये जो मूव कर रहा है, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, यानी ये एक लैंड एरिया हो गया ए, और ये बी लैंड एरिया, जैसे मैंने यहाँ बताया है। ठीक है, तो ये भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, इधर की ओर जा रहा है, और ए पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये हो गया मूवेबल पार्ट। क्लियर, फिर है स्वासिनबर्ग, स्वासिनबर्ग का मतलब होता है मध्य पिंड, मध्य पिंड मतलब यहाँ जो उभार आएगा, ठीक है, यहाँ जो उभार आया है इस प्रकार से, है ना, ये कहला रहा मध्य पिंड। जब भाग नीचे गया था और नीचे जाने के बाद जब पुनः ऊपर आया था, तो वो जो पठारी नुमा आकृति जिस पे किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ा वो मैं अभी बात बताऊंगा, लेकिन इस वाले भाग पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो ये भाग क्या कहलाया, मध्य पिंड, ये भाग क्या कहलाया, मध्य पिंड। ठीक है, मास पॉइंट, या इसको आप मीडियन मास, सॉरी, इसको आप क्या कहते हैं, कह सकते हैं मीडियन मास,
जिसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज एक प्रकार से मीडियन मास की तरह ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका नंबर 1 क्रोटोजन, जो भाग मूवमेंट जिसने किया। श्वासिनबर्ग हो गया मध्य पिंड। फिर बात करते हैं ओरोजन की। ओरोजन का मतलब पर्वत की उत्पत्ति। तो पहले देख लेते हैं रेड कैटेन। रेड कैटेन का मतलब क्या हो गया, ये भाग जहाँ पे पर्वतों का निर्माण हुआ, जहाँ पर पर्वतों का निर्माण हुआ, ये क्या कहलाता है, रेड कैटेन। क्या कहलाता है, रेड कैटेन। और पर्वत की उत्पत्ति तो हम जान के आ चुके हैं कि पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रेड कैटेन क्या हो गया, जहाँ पर पर्वत बने। ये कटक मतलब एक प्रकार से क्या बन गया, कटक, जहाँ पर्वत बने, ये ऐसे। तो जहाँ पर्वत बने, जो रीजन में पर्वत बन गए, वो क्या भाग क्या कहलाया, रेड कैटेन भाग कहलाया। इज इट क्लियर। तो ये भाग, ये जो आपको वर्ड दिए हैं, क्रोटोजन, श्वासिनबर्ग, ओरोजन, रेड कैटेन, ये जो आपको नाम दिए हैं, ये जर्मन भाषा के शब्द हैं, ये ध्यान रखना। ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। ये जर्मन भाषा के शब्द कॉबर्न ने दिए हैं, जिसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया बाद में। तो ये कुछ अलग अलग नाम कहलाए। यानी क्रोटोजन मूवेबल पार्ट होता है, श्वासिनबर्ग मध्य पिंड होता है, ओरोजन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है, और रेड कैटेन का मतलब क्या होता है, कटक, या जहाँ पर्वतों का निर्माण हुआ है। दैट्स वाई जहाँ पर्वतों का निर्माण हुआ है उस भाग को इसने नाम दिया है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। और भाग पहले नीचे की ओर सेडिमेंट होता रहता है। सेडिमेंट होने के बाद वो धीरे धीरे नीचे मूव करता है, और मूव करने का तो उसमें एक्टिविटी होती है, फोल्डेड होते रहते हैं माउंटेन्स, और फिर जियोसिंक्लाइन में धीरे धीरे कॉर्नर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, पर्वत निर्माण होते रहते हैं, ये एक्टिविटी वहाँ पर जनरेट होती रहती है। ऐसा मत देने वाले व्यक्ति कौन रहे, तो ऐसा मत देने वाले व्यक्ति कॉबर रहे। फिर उन्होंने अलग अलग बताया भाग कि किस भाग में कौन कौन से पर्वतों का निर्माण हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि रेड कैटेन क्या होता है, क्लियर, श्वासिनबर्ग क्या है, मध्य पिंड क्या है, मीडियन मास वाला रीजन कौन सा है, अवतलन की सब्सिडेंस कैसे हो रहा है, ये सारी बातें मैंने आपको थ्रू अवसादी रीजन क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। दूसरा कॉबर का जो मत था, कॉबर का मत एक प्रकार से हम देखें तो कॉबर के मत में ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, दो प्लेटों के मध्य वाला भाग मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब इनका जो सिद्धांत है वो हिमालय पर्वत के रेफरेंस में या आल्प्स रीजन के रेफरेंस में तो सटीक बैठता है, क्योंकि यदि हम इस रीजन की बात करें, हम बात करें आल्प्स की और हम बात करें हिमालय की, क्लियर, ये दोनों ही पार्ट जो हैं, ये दोनों ही पर्वत का जो निर्माण हुआ है उसके लिए जिम्मेदार भाग क्या था, तैतीस सागर। उसके लिए कौन जिम्मेदार था, तैतीस सागर। इसका मतलब ये क्या हो गई, एक भूसन्नति हो गई। और इसके ऊपरी भाग में क्या था, इसके ऊपरी भाग में यूरोपियन प्लेट थी, यूरोपियन प्लेट थी, क्लियर, मतलब ये कोई एक प्लेट होगी, जैसे ए या बी मान ली हमने, और इसके दक्षिण में एक प्लेट थी, इसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये बीच में क्या हो गया, तैतीस सागर, जो कि क्या बन गई, भूसन्नति, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, एक यूरोपियन प्लेट हो गई, जो फॉर्म क्रिएट कर रही है ए और बी का। तो ये इन दोनों में से कोई या तो एक मूवमेंट किया होगा किसी एक ने, या दोनों ने मूवमेंट किया होगा। तो ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पर आल्प्स का और हिमालय का रीजन का निर्माण हो गया, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन कैसे रॉकीज का और या आपके एंडीज का निर्माण हुआ, रॉकीज और एंडीज का निर्माण हुआ, ये समझाने में थोड़ा सा ये असमर्थ हुए। यानी यूँ समझ सकते हैं कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार आल्प्स का है, हिमालय का, ये तो समझ में आता है, लेकिन रॉकीज और एंडीज का जो निर्माण हुआ है, इनका निर्माण तो ऐसे हुआ है।
तो ये किस प्रकार से हुआ, ये थोड़ा सा इनका आलोचना का विषय रहा। ये कहते हैं कि इसको समझाने पे ये स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता। क्लियर। दूसरा, रॉक आपके कॉबर महोदय कहते हैं कि दोनों पार्ट मूवेबल होते हैं, है ना, ये ध्यान रखना। इनकी आलोचना का एक मेन मोटो ये भी रहा कि कॉपर कहते हैं कि दोनों पार्ट मूवमेंट करते होंगे, दोनों भाग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि बी पार्ट स्टेबल रहे और ए पार्ट मूवमेंट करे, ये भी हो सकता है, या ए पार्ट स्टेबल रहे और बी पार्ट मूवमेंट करे, ये भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पार्ट ही मूवमेंट करे, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कॉबर ने अपनी थ्योरी में बात कही। कॉबर ने कहा कि जो फोल्डलैंड एरिया होता है ना, जो हमने यहाँ पे चर्चा की थी, नहीं लिखा है यहाँ पर, फोल्डलैंड एरिया यहाँ लिख देते हैं, ये एक रीजन बताया था इन्होंने, ये वाला फोल्डलैंड एरिया यानी मूवेबल पार्ट, क्रोटोजन जिसको नाम दिया। तो फोल्डलैंड एरिया जो होता है, वो फोल्डलैंड एरिया क्या होता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव, यानी कि उसमें गति होती है, राइट। तो यहाँ पर कॉबर ने कहा कि दोनों ही पार्ट मूव करते हैं, लेकिन यहाँ जो दो व्यक्ति थे, एक का नाम था स्वेस कहते हैं जरूरी नहीं है कि दोनों मूवमेंट करें, दोनों में से कोई एक भाग भी मूवमेंट कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि फोल्डलैंड रीजन भी हो सकता है, और दूसरा रीजन जो होता है वो वहाँ पर हिंटरलैंड रीजन भी हो सकता है। फोल्डलैंड तो मूव करता है और हिंटरलैंड रीजन जो है, हिंटरलैंड रीजन गति करता है और फोल्डलैंड मूवमेंट जो है वो स्थिर रहता है, ऐसा ये मानते हैं स्वेस। ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा, मैंने लिखाया था कि यहाँ कॉबर है, ये संकुचन पे विश्वास करते हैं कि संकुचन हुआ होगा। तो संकुचन होने के लिए बल लगता है, फोर्स लगता होगा, तो इतना बड़ा संकुचन कैसे हो सकता है, ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती। जो कॉपर कहते हैं कि संकुचन का मूवमेंट हुआ होगा, संकुचन होने की एक्टिविटी हुई होगी, जो बाकी विचारक नकारते हैं इस मत को। क्लियर। तो आपको ये कॉबर का मत समझ में आ गया होगा, ये जो कॉबर की थ्योरी थी ये आपको समझ में आ गई, कॉबर के बारे में हमने क्या बात पढ़ी और कॉबर किस प्रकार से उसको अपने मत को प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे दो थ्योरी की और चर्चा करेंगे। कॉबर की जो थ्योरी थी तो संकुचन के सिद्धांत पर आधारित थी, संकुचन के मैटर को इन्होंने बताया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम होम्स की और जॉली की थ्योरी को पढ़ेंगे, वहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, पढ़ें आप, और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेरीज हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।